नमस्कार बच्चों, मैं आप सबकी ऑनलाइन हिंदी शिक्षिका सुनीता झा। आज हम लोग कक्षा नवम और दसम में पढ़ाई जाने वाली आईसीएसई बोर्ड के एकांकी संचय की मातृभूमि के मान कहानी के प्रश्नोत्तर को देखेंगे, जो कि इस वर्कबुक में है और ये सहायक पुस्तिका है बलराम दुबे एवं लता द्विवेदी जी द्वारा रचित। बच्चों, आप लोगों को याद होगा कि जब मैं ये पाठ पढ़ा रही थी तो मैंने आप लोगों को कथानक आदि के बारे में बताया होगा, पात्र परिचय आदि के बारे में बताया होगा। तो एक बार आप पाठ को जरूर देखिएगा। 3 पार्ट में है वो कहानी बनी हुई, क्योंकि लंबी कहानी है। तो 3 वीडियो पार्ट पहले ही इसके बन चुके हैं। ये चौथा है जिसमें मैं प्रश्नोत्तर करवा रही हूँ और आप लोगों के बहुत डिमांड बार बार इसके प्रश्नोत्तर के लिए आ रहे थे, इसलिए कर रही हूँ। इसके अलावा मैं आप लोगों से एक और बात पूछना चाहती हूँ, जो अगर आपकी इच्छा हो तो मैं आप लोगों के लिए आपकी परीक्षा से पहले, क्या आप लोगों को लाइव क्लास चाहिए हिंदी के लिए? चाहे वो आपका किसी भी तरह का संशय हो, किसी भी तरह के प्रश्न हो, उनका उत्तर मैं लाइव आप लोगों को दूंगी। लेकिन हाँ, किसी 1 या 2 के डिमांड पे मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए भी समय निकालना मुश्किल होता है। अगर अधिक बच्चों के डिमांड हुए और अधिक बच्चों ने कमेंट किया कि हाँ मैम हमें लाइव क्लास चाहिए, चाहे वो कुछ किसी भी विषय में हो सकता है वो आपके टाइम मैनेजमेंट के विषय में हो सकता है वो आपके लेखन विधि के विषय में हो सकता है कि आप प्रश्न उत्तर पूछना चाहते हैं या किसी पाठ से संबंधित हो। तो अगर आप लाइव क्लास चाहते हैं तो कुछ अधिक बच्चों के अगर मेरे पास कमेंट आते हैं, डिमांड आते हैं, तो मैं परीक्षा से पहले लाइव क्लास दूंगी। तो फिलहाल चलिए इस पाठ के प्रश्नोत्तर को देखते हैं। लेखक परिचय, उसके बाद कथानक, जिसको कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है प्रश्नोत्तर करने से पहले। कथानक के साथ साथ यहाँ पे कुछ शब्दार्थ भी दिए रहते हैं, तो इनको भी ज़रूर देख लिया कीजिएगा। बस कथानक यहीं तक है। और इसके बाद है आलोचनात्मक अध्ययन। आलोचनात्मक अध्ययन भी पढ़िए ताकि समझ में आए कि इसमें क्या बेहतर था और क्या डिफरेंट था। आलोचना का मतलब होता है क्रिटिसिज्म। तो यहाँ पे जब क्रिटिक्स कुछ लिखते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो उसके जो छोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं उन पर विशेष ध्यान देते हैं। तो इसीलिए उन चीज़ों को ज़रूर पढ़िएगा। तारीफ करने वाले थोड़ा कम भी ध्यान दें, लेकिन अगर क्रिटिक्स हों तो वो बड़ा ध्यान देते हैं कि क्या कमी रह गई है या क्या अच्छाई दिखी है। इसीलिए इस चीज़ को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एकांकी की भाषा अत्यंत सरल और काव्यमय है। पात्रों का चयन भी एकांकी के अनुकूल है। तो यहाँ आपको पात्रों के विषय में भी पता चल जाएगा और कहानी के विषय में भी। कहानी का उद्देश्य यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ सिर्फ एक राजपूत के नाम पे दिया हुआ है, लेकिन आप इसको हर किसी के लिए आवश्यक कह सकते हैं, जो कि लास्ट की एक लाइन में यहाँ पे दी गई है। ठीक है। शीर्षक की सार्थकता, ये सही है, उपयुक्त है। इसमें आप 1-2 लाइन उदाहरण के तौर पर दे सकते हैं। वे शब्द, वे वाक्य जो वीर सिंह ने कहे हैं कि मातृभूमि का मान हमारे आन से भी बढ़कर है, हमारी जान से भी बढ़कर है। तो उनके 1-2 लाइनों को यहाँ उदाहरण के तौर पे अगर आप लिख देते हैं तो प्रश्न का उत्तर बड़ा अच्छा बन जाएगा। चित्रण देखिए, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है। वो शब्द, वो सारी लाइनें आप लिख सकते हैं। उसके अलावा मैंने कुछ लाइनें यहाँ पर लिख दी है, कुछ शब्द लिख दिए हैं, वो भी आप लिख दें तो बेहतर होगा। ये मैंने आपको शायद पाठ पढ़ाते समय भी बताया है। देखिए अंडरलाइन किया हुआ है। ये मुख्य लाइनें हैं। पूरा अगर लिखने जाएं तो आपको बहुत समय लग जाएगा और आपके पास इसके लिए इतना ज़्यादा समय नहीं होता। इस बार भी प्री बोर्ड में कई बच्चों के प्रश्नों के उत्तर छूट गए हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने कुछ प्रश्नों के उत्तर हद से ज़्यादा बड़ा लिखा है। राव हेमू के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, उनको भी मैंने अंडरलाइन कर दिया है। यहाँ देखिए बहुत बड़ा है, राव हेमू के विषय में बताया गया है, तो उनमें से आप कुछ कुछ पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए
उनके पॉइंट एक उदाहरण के साथ बताया गया कि उनका हृदय कितना विशाल है। और ये जो लाइन मैंने लिखा है कि इतना कुछ होने के बाद भी महाराणा को माफ करके मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं, ये उनके हृदय की विशालता को दिखाता है। उसके बाद यहाँ मैंने फिर अंडरलाइन किया है, तो ये जितना अंडरलाइन किया है आप उतना भी अगर लिख देते हैं और जो वाक्य मैंने बताया वो भी अगर लिख देते हैं तो बहुत है, उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभय सिंह के बारे में भी मैंने अंडरलाइन कर दिया है, देख लीजिए। और सबसे हास्यास्पद है, ये अभय सिंह का ही है। हास्यास्पद है कि इस पाठ में जो मुख्य पात्र है वीर सिंह, उसी का चरित्र चित्रण नहीं दिया गया है, तो मैंने यहाँ पे उसका चरित्र चित्रण पॉइंट्स में लिख दिया है। और आप बेशक इसको बड़ा कर सकते हैं, कुछ उदाहरण भी दे सकते हैं और उसको पूरा लिख सकते हैं। वीर सिंह का चरित्र चित्रण आपको पता होना चाहिए। उसका परिचय आप लिखेंगे कि बूंदी का निवासी है, बूंदी में उसका जन्म हुआ है, पालन पोषण हुआ है, लेकिन अभी अब वो मेवाड़ में कार्यरत है एक सैनिक के पद पर। सैनिक, ध्यान रखिएगा, सेनापति नहीं, राजा नहीं, कुछ और नहीं, सिर्फ सैनिक। अब ये है चारणी। चारणी के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो वो उचित वक्ता है, यानी कि सच बोलती है, वो डरती नहीं है। महाराणा को भी वो सच कह देती है कि आपके वजह से इतना बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था, तो उसको सच बोलने में डर नहीं लगता। देशभक्त है, देश को बचाना चाहती है, विदुषी है, समझदार भी है, अच्छी सलाह भी देती है, वो योजना अच्छा बनाती है। ये सब चीज़ें वो आप उनके लिए लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, राजपूत अग्नि के पुत्र हैं, क्यों उनको कहा गया है अग्निकुल के अंगारे? तो इसलिए देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देख रहे हैं, ये पूरा आप लोग पढ़ जरूर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रघुकुल रीत सदा चली आई, कहाँ से सिलेक्ट किया गया है, कहाँ से लिया गया है। प्राण जाई पर वचन न जाए, इसका अर्थ क्या है? ये आपको प्रश्न में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक प्रश्न का उत्तर लिखकर बताया गया है, उदाहरण कैसा होना चाहिए। और बहुत सीरियसली इसके उत्तर आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों, क्योंकि इसमें से या दीपदान में से, मतलब मेवाड़ के कहानियों में से कोई एक ना एक आ ही जाता है जनरली। ठीक है, अब प्रश्नों के उत्तर देखिए। बस इसीलिए मुझे इतना टाइम भी लगा, क्योंकि बहुत से प्रश्न हैं इसमें, 16 प्रश्न, और 16 के 4 प्रश्न, तो उतना लिखने में मुझे बहुत टाइम लग गया बच्चों। तो आप लोग देख लीजिए, करीब करीब सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने लिखे हुए हैं। जहाँ जहाँ अंडरलाइन ये डॉट डॉट दिया हुआ है, उसका मतलब है कि आपको ये इतना ही लिख के नहीं रखना, आपको पूरे वाक्य में उत्तर करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे प्रश्न है कि किस स्थिति में रहकर बूंदी महाराणा का आदर करता रह सकता है, तो आपको लिखना होगा स्वतंत्र रहकर बूंदी महाराणाओं की आदर करता रह सकता है। तो ये आपको पूरा लाइन में लिखना होगा, मेरे जैसे शॉर्ट करके नहीं लिखेंगे। उसके बाद ग में आते हैं। ग देखिए, ग शुरू हुआ है और खत्म यहाँ पे हुआ है। उसके बाद घ भी यही है। प्रश्न संख्या 2, यहाँ पे वंशज लिखा हुआ है। एक का घ यहाँ तक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ख का देखिए शुरू हो चुका है, फिर यहाँ पे मैंने यहीं तक छोड़ दिया है। ये आपको पूरी लाइन में लिखना है कि खाल मोटी होने का अर्थ होता है बेशर्म होना, या जिनको अपने मान सम्मान का ख्याल ना हो। अब यहाँ पे देखिए वही ख का उत्तर है। बस यहाँ पे डॉट डॉट है, यानी कि इस वाक्य को पूरा करना है आपको। इतना तो आप समझते ही हैं, 6 में भी इतना बताने पर काम चल जाता है, तो आप लोग तो 10th में हैं। उसके बाद घ, यहाँ पे डॉट से शुरू किया गया है, मतलब यहाँ आपको शुरू करना है कि देशभक्त और वीर पुरुष पराजय का मुख देखकर जीना उनके लिए शर्मिंदगी की बात होती है, तो यहाँ से शुरू करना है। और ये सब पॉइंट्स में ही लिखे हैं, तो इनको आपको क्या करना है, विस्तार में उत्तर लिखना है, ठीक है। ये महाराणा की वीरता, स्वाभिमान आदि की विशेषता को दर्शाता है।
तो आप पॉइंट विस्तार से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है कि उनके पौरुष की परीक्षा का दिन आ पहुंचा है। महाराणा बाप्पा का वंशज मैं लाखा प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक बूंदी के दुर्ग में ससैन्य प्रवेश नहीं करूंगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। उपर्युक्त वाक्य किसने किससे कहे हैं? श्रोता ने इसका क्या उत्तर दिया है? तो महाराणा, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि उपर्युक्त वाक्य महाराणा लाखा ने अपने सेनापति अभय सिंह से कहे हैं। और उस अभय सिंह ने इसका क्या उत्तर दिया, यानी श्रोता ने क्या उत्तर दिया, तो आपको पेज नंबर 31 में मिल जाएगा। ये देखिए, यहां देखिए, छोटे से बूंदी दुर्ग को विजय करने के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करने की आवश्यकता क्या है? बूंदी को उसके धृष्टता के लिए दंड दिया जाएगा, लेकिन हाड़ा लोग इतने वीर हैं, युद्ध करने में वे यम से भी नहीं डरते। इसमें संदेह नहीं कि अंतिम विजय हमारी होगी, किंतु यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इसमें कितने दिन लग जाएंगे। इसलिए ऐसी भीषण प्रतिज्ञा आप ना करें। ठीक है, ये आप अपने शब्दों में उत्तर लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न जो है उसका मैंने पूरा उत्तर लिख दिया है, किनके पौरुष की परीक्षा का दिन आ पहुंचा है। उसके बाद ग में आते हैं, किसका वंशज क्या प्रतिज्ञा करता है और क्यों? तो मेवाड़ के महाराणा बप्पा का वंशज प्रतिज्ञा करता है, और क्या प्रतिज्ञा करता है ये तो पूरे पाठ में हमने पढ़ा है, तो वो लिख देंगे। यहाँ पे मैंने डॉट डॉट करके इसीलिए छोड़ दिया है, और क्यों किया है ये यहाँ पे लिख दिया है मैंने। ये कलंक लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, पौरुष का क्या अभिप्राय है? किसके लिए आया है समझा कर लिखिए। तो ये मैंने छोटे छोटे लाइन में लिखे हैं, आपको पूरी लाइनों में उत्तर लिखना है। ठीक है, आगे बढ़े फिर, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, प्रतिज्ञा प्राणघातक होगी। उसके बाद नेक्स्ट, बच्चों मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में भी कहा था कि अगर मैं बोलकर उत्तर बता सकूं आप लोगों को, तो मैं आपके एग्ज़ाम से पहले आपके सारे प्रश्नों के उत्तर करवा दूंगी, सारे चैप्टर के। लेकिन आप में से किसी का भी कमेंट नहीं आया इस बाबत कि हाँ मैम आप हमें बोलकर उत्तर करवा दें, हम उससे काम चला लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप सारे प्रश्नों के उत्तर लिखें, क्योंकि आप देख रहे हैं बच्चों की 64 क्वेश्चन हो जा रहे हैं टोटल। अब इसमें अगर मैं सारे प्रश्न के उत्तर लिखने बैठूंगी तो मुझे डेफिनेटली बहुत टाइम लगेगा ना, और फिर मैं इतना फ्री भी नहीं हूँ, बहुत सारे काम भी होते हैं और लिखने में टाइम लगता है ना। तो आप अगर सही समझ रहे हैं कि बोल के मैं बता दूं तो आप लोग लिख लेंगे उत्तर, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि ये तैयार था कब से, लेकिन मैं नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मैंने इसका उत्तर नहीं लिखा हुआ था। आपके इतने कुछ लोगों के डिमांड आने के बावजूद मैं इस पाठ का वीडियो नहीं बना पा रही थी, क्योंकि मेरे पास लिखा हुआ नहीं था। माफ़ करना बच्चों, ये थोड़ा सा लाइट लिखा हुआ था, इसलिए मैंने इसको आप लोगों के लिए थोड़ा डार्क कर दिया, तो आपको दिक्कत ना हो। चलिए ठीक है, इसके बाद के प्रश्न के उत्तर देखिए। यम से भी नहीं डरने का क्या मतलब है? मृत्यु से ना डरना। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर पूरा, यहाँ तक है उसका उत्तर। यम अर्थात मृत्यु से भी नहीं डरते। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, महाराणा के विचारों को लिखना है। तो ये मैंने पॉइंट्स में लिखे हैं। वंश की सोच से प्रभावित है, दृढ़ता से परिपूर्ण है, वीर योद्धाओं वाले विचार हैं, अपने वचन को प्राणों से मूल्यवान मानने वाले व्यक्ति हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं, प्राण जाहि पर वचन न जाहि का क्या अर्थ है और यह कहाँ से लिया गया है, ये मैंने लिख दिया है। और अभी अभी मैंने दिखाया भी था आपको पाठ के शब्दार्थ वाले अंक भाग में। उसके बाद वाला प्रश्न, महाराणा ने क्या प्रतिज्ञा की थी वो आप खुद लिख लेंगे। उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों की थी? महाराणा के सेनापति का क्या नाम था
उन्होंने क्या सुझाया था। तो महाराणा ने अपने पराजय और पलायन के कलंक से व्यथित होकर अब यहाँ पे क्या प्रतिज्ञा ली थी, आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा कि मैं तब तक अंजल ग्रहण नहीं करूँगा जब तक बूंदी में ससैन्य प्रवेश ना कर जाऊँ। तो महाराणा के सेनापति का नाम अभय सिंह था और उन्होंने सुझाव दिया कि महाराणा अपने वचन वापस ले ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर मैंने नहीं लिखा है क्योंकि इसका कोई ऐसे उत्तर नहीं है। सूर्यवंश में पैदा होने वाले व्यक्ति की क्या विशेषताएं होती हैं, वीर होते हैं, अपने वचन का पालन करने वाले होते हैं, सम्मान को बहुत प्राथमिकता देते हैं, अपनी प्रजा को सम्मान देते हैं। ये सब सूर्यवंश में पैदा होने वाले व्यक्तियों की विशेषताएं होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपर्युक्त वाक्य किसने किससे कहे हैं, चारणी के विषय में संक्षेप में लिखिए। तो चारणी के विषय में मैंने पहले भी बता दिया है, लिखा हुआ था जब चरित्र चित्रण बता रही थी उस जगह पे, फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। महाराणा लाखा ने चारणी से कहा, इसको मैंने सिर्फ पॉइंट्स में लिखे हैं, यहाँ पे 1-2 एग्जाम्पल दे दीजिएगा उनके बातों का। चारणी के गाने में क्या संदेश था, ये मैंने पूरा उत्तर लिख दिया है। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर। क्षमा कीजिएगा बच्चों, बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं जो आपको शायद डिस्टर्ब कर रही होंगी, लेकिन मैं और इसमें कुछ नहीं कर सकती, इसे रोक नहीं सकती, बस आप नज़रअंदाज कर दीजिए प्लीज़। यहाँ लास्ट लाइन शायद आपको समझ में ना आए। द्वेष पैदा होगी और एकता का सूत्र टूट जाएगा। चलिए आगे। देश में एकता भंग होती है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद वाला प्रश्न जो है बच्चों, ख, कौन मेवाड़ को उसकी विपत्ति के दिनों में सहायता देते रहे हैं। तो उसका उत्तर छोटा ही सा है। फिर चारणी की बात का महाराणा ने क्या उत्तर दिया, लिखा हुआ है। उपयुक्त अवतरण के आधार पर चारणी के विषय में अपने विचार व्यक्त कीजिए, मैंने लिख दिया है पॉइंट्स में, लेकिन लिखा है ये, तो ये आपको खुद से ही लिखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अभी तो 8 ही शुरू हुआ है, सोचिए कितना लंबा पाठ है। आगे चलिए, ये वाला सिर्फ मैंने पॉइंट्स में लिखा है। महाराणा के चरित्र के बारे में 6-7 पंक्तियां, आपको पूरे पूरे लिखने हैं। चलिए आगे, ये रहा घ, यहाँ तक उत्तर है बेटा, ये देख लो। आ सकते थे ऐसा सुझाव दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ तक है, इसमें लिखा हुआ है वे अपनी भावी योजना सेनापति को बता रहे हैं कि जल्द ही वो बूंदी पर भी आक्रमण करेंगे, वरना उन्हें संतोष प्राप्त नहीं होगा। आगे, विवेकहीन प्रतिज्ञा क्या थी या विवेकहीन क्यों थी। तो विवेकहीन प्रतिज्ञा तो आप लोगों को पता ही है कि क्या थी, कि मैं बूंदी पर आक्रमण करूंगा और बूंदी को हराए बगैर चैन सुकून से नहीं बैठूंगा, यही थी वो विवेकहीन प्रतिज्ञा उनकी। ठीक है, यह विवेकहीन प्रतिज्ञा क्यों थी, क्योंकि उन्होंने बिना सोचे विचारे आवेश में आकर लिया था, जिससे उनको कितना तकलीफ उठाना पड़ सकता था, युद्ध हो सकता था, जानमाल की क्षति होती, और उनको अन्न जल त्यागने का फैसला जो उन्होंने किया था, इसके वजह से उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। तो यहाँ तक कि इसका उत्तर है। महाराणा की वेदना क्या थी, स्पष्ट कीजिए। मैंने पॉइंट में लिखा, पराजय के अपमान की वेदना, पीठ दिखाकर भागने पर विवश होने की वेदना, कुल के नाम पर कलंक लगाने की वेदना। आगे अब बढ़ते हैं। उसके बाद का उत्तर पूरा लिखा हुआ है, ये भी पॉइंट में है।
सफलता प्राप्त होने से हम लोगों को, देखिए यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि क्यों संतोष मिलता, मिट्टी के दुर्ग को मिट्टी में मिलाने से संतोष क्यों नहीं मिलता, ये लिखा हुआ है। लेकिन उसके बाद जो है कि हमें किन कार्य को करने से सुकून मिलता है, संतोष मिलता है, उसको मैंने पॉइंट में लिख दिया है कि हम लोग किसी की सहायता करते हैं तो संतोष मिलता है, सफलता प्राप्त होने से, लंबे समय से कोई काम अधूरा पड़ा हो उसको पूरा कर लेते हैं तो अच्छा लगता है, स्वस्थ दैनिक दिनचर्या होती है जिस दिन, उस दिन लगता है कि चलो भाई आज हमने कुछ अच्छा किया है, आज हमने कुछ गलत नहीं किया है, तो उस दिन भी अच्छा लगता है। तो ये आपको अपने तरफ से पूरी लाइन में लिखना है। अभय सिंह किससे, कब, कहाँ और किस संदर्भ में ये वार्तालाप कर रहे हैं, ये तो मैंने लिख दिया है किससे, कब, कहाँ, लेकिन संदर्भ आपको खुद से लिखना होगा कि जब वो महाराणा लाखा उस नकली दुर्ग का मुआयना करने आए थे जिसको कि विध्वंस करके वो अपना प्रतिज्ञा पूरा करने वाले थे। ठीक है। खेल में भी वास्तविकता लाने के लिए अभय सिंह ने क्या सोचा था, इसके लिए आपको पेज 34 में जाना पड़ेगा, फर्स्ट पैराग्राफ। ये देखिए, खेल में भी कुछ वास्तविकता आनी चाहिए, इसलिए मैंने सोचा है कि दुर्ग के भीतर अपने कुछ सैनिक रख दिए जाएं, यहाँ तक आप लोग लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न का उत्तर पूरा लिख दिया है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि आप लोग वीडियो पूरी देखते नहीं हैं, आप लोग ऐसा करते हैं कि बस आंसर देख लिया, फोटो ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया और काम चल गया, लेकिन उससे समझ में नहीं आएगा बच्चों, आप लोग लिख नहीं पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स में लिखे हुए हैं तो इनको आपको पूरा लिखना है, यहाँ पर भी पॉइंट्स में ही है, पूरी लाइनें नहीं लिखी हुई है, तो इसको आपको कैसे लिखना है ये तो मैं ही बताऊंगी ना। छूछेवार का मतलब है खाली या नकली प्रहार करना। हारा सैनिकों ने इस नकली युद्ध में अपने देशभक्ति, जुझारू व्यक्तित्व, आत्मसम्मान की भावना का प्रदर्शन किया, और इसको देख करके अभय सिंह के चरित्र के बारे में हम ये बता सकते हैं कि वो स्वामी भक्त हैं, यानी कि राजन की बात, महाराणा की बात को ध्यान से सुनते हैं, समझदार भी हैं, वीर हैं और अच्छे नेतृत्वकर्ता भी हैं। उसके बाद वाला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 11 का क, ये रहा। फिर ये पॉइंट्स में है, इसको भी आपको खुद से करना होगा, यहाँ पर भी आपको खुद से पूरा करना है। ये देखिए यहाँ भी पॉइंट्स में लिखे हुए हैं, देश के प्रति कौन सी भावना उत्पन्न होती है, देशभक्ति की भावना, उसकी सेवा करने की भावना, ये आपको अपने तरफ से अनुच्छेद लिखना होगा। प्रश्न संख्या 12 का क पूरा लिखा हुआ है। ख, वीर सिंह किसे धिक्कार रहे हैं और क्यों, वो अपने साथियों को धिक्कार रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये बूंदी का नकली दुर्ग है, इसके लिए हमें कोई युद्ध नहीं करना चाहिए, उसको बचाने की आवश्यकता नहीं है। तो वो बताना चाहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, और नकली दुर्ग होते हुए भी वो हमारे मान का मंदिर है। ये आप यहाँ से भी देख करके लिख सकते हैं, यही वाली चीज़ें होंगी। चलिए अगला है घ का उत्तर यहाँ है। महाराणा आश्चर्य से क्या देखेंगे वो आप इस प्रश्न से ही लिख लेंगे। महाराणा आश्चर्य से देखेंगे कि ये खेल केवल खेल नहीं रह जाएगा, यहाँ की चप्पा चप्पा भूमि सिसोदियों और हाराओं के खून से लाल हो जाएगी, और उसके बाद क्योंकि, ये उत्तर आप लिख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 13, महाराणा के विरुद्ध तलवार उठाना उचित नहीं है, और ये उनके स्वामी भक्ति, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा को दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी वही है, अंडरलाइन किया हुआ है, इसको पूरा करना होगा आपको। उसके बाद यहाँ ग है कि इच्छा में व्याघात नहीं पहुँचाना चाहिए का क्या मतलब है, तो उनकी इच्छा में बाधक नहीं बनना चाहिए, रुकावट नहीं बनना चाहिए। यहाँ किसकी और कौन सी इच्छा की चर्चा है, तो महाराणा लाखा की इच्छा की चर्चा है, और उनकी इच्छा है कि वो बूंदी के नकली दुर्ग को विध्वंस कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें। तो ये चीज़ आप लोग लिख लेंगे अपने से, ये मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है उत्तर। और इस अवतरण में किस प्रकार के भाव व्यक्त किए गए हैं, तो अवतरण देखिए यहाँ पे बताया गया है कि हम उनके नौकर हैं, उनके अंदर काम करते हैं, तो हमें उनके इच्छा में व्याघात नहीं पहुँचाना चाहिए। इसका मतलब है
कि स्वामी भक्ति, कर्तव्य निष्ठा जो हमने यहाँ पे लिखा था ना, इन्हीं चीज़ों को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। और वो एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि इस अनुच्छेद से हमें पता चलता है कि हम जिसके अंदर काम करते हैं या जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं उसके प्रति हमें वफादार होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, उसके आगे के लिए सोचना चाहिए, ना कि उसमें बाधक बनना चाहिए। इस बारे में यहाँ पे लिखा गया है, तो ये आप अपने हिसाब से यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 जो है उसमें प्रश्न पूछा गया है कि वीर सिंह किसकी धूल में खेलकर बड़ा हुआ है। धूल में खेलकर बड़े होने से क्या तात्पर्य। मैंने शॉर्ट में ही आंसर लिखा है, बड़ा आप लोगों को खुद से करना पड़ेगा। वीर सिंह बूंदी के धूल में खेलकर बड़ा हुआ है, उसका अर्थ होता है कि उस जगह उसने जन्म लिया, उसका पालन पोषण वहीं हुआ, वहीं से उसको पहचान मिली और वहीं पे उसका वो इस लायक बना कि आज मेवाड़ में सैनिक के पद पर काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न है महाराणा के प्रति वीर सिंह के कैसे विचार हैं। तो मेवाड़ पर आक्रमण होने पर वीर सिंह की क्या प्रतिक्रिया रही। तो ईमानदारी, स्वामी भक्ति से पूर्ण और आदर भरे विचार है, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि हम जब भी मेवाड़ की स्वतंत्रता पर आक्रमण हुआ है तो हमने उनका नमक का बदला दिया है, यानी हमने अपने ईमानदारी से काम किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम बड़ी इज्जत से महाराणा की तलवार उनके चरणों में रख देंगे, यानी आदर के साथ वो उनको इनकार करेंगे उनके साथ लड़ने के लिए। कहने का अर्थ है कि वो महाराणा का आदर करता है, सम्मान करता है, उनके लिए समर्पित भी है। और जब मेवाड़ को उसकी ज़रूरत पड़ी है और वहाँ पे वो काम करता था, इसलिए उनके प्रति भी समर्पित था और उसके लिए वो लड़ा था, उसकी संरक्षण करता रहा था। नमक का बदला देने से क्या अभिप्राय है। नमक किस बात का द्योतक है। द्योतक का मतलब होता है निशानी है। तो नमक का बदला देने का मतलब होता है ईमानदारी से कर्तव्य पूरा करना, यानी जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं, जिससे हम तनख्वाह ले रहे हैं या जिसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, उस संघ, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम ईमानदार रहें। और द्योतक का मतलब होता है निशानी, यानी नमक यहाँ पे वफादारी और स्वामी भक्ति की निशानी है, द्योतक है। इस अवतरण के आधार पर वीर सिंह पर टिप्पणी कीजिए। वीर सिंह के बारे में बताना है, टिप्पणी मतलब उसके विषय में लिखना है। तो इस अवतरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि वो वीर है, स्वामी भक्त है, कर्तव्यनिष्ठ भी है, अपने स्वामी का वो आदर भी करता है। किस तरह से, वो हम यहाँ पे उदाहरण के साथ लिखेंगे, क्योंकि वो कहता है कि हम अपने महाराणा को उनके चरणों पे तलवार रखकर उनसे विदा लेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो उनका आदर करता है। और हम ये भी देखते हैं कि वो कहता है कि जब मेवाड़ की सुरक्षा पे एक संकट आया तो हमने उसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। इस तरह से हम देखते हैं कि वो कर्तव्यनिष्ठ भी है, परंतु अपनी मातृभूमि के प्रति वो अधिक निष्ठावान है, क्योंकि वो कहता है कि जब बात आएगी बूंदी की तो हम बूंदी का साथ निभाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि उपर्युक्त वाक्य किसने किससे कहे, नकली बूंदी से क्या तात्पर्य है। तो ये वाक्य वीर सिंह का पहला साथी अपने साथियों से और वीर सिंह से कहता है। नकली बूंदी से तात्पर्य है उस नकली दुर्ग का जो कि महाराणा ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए बूंदी के दुर्ग के नकल के रूप में अपने राज्य में स्थापित किया और जिसे विध्वंस करने वाले थे। ठीक है, वीर सिंह के साथियों में जन्मभूमि के प्रति क्या भावना है, देशभक्ति, प्रेम, बलिदान और सम्मान। इसको आप बड़ा करके लिख लेंगे, विस्तार से लिखेंगे। उसके बाद वाला प्रश्न है, जहां पर बूंदी है वहां पर हाड़ा है, इसके पीछे क्या भावना छिपी हुई है, वो मैंने पूरा लिख दिया है। इसका परिचय हाड़ा सैनिकों ने कैसे दिया। इसका परिचय हाड़ा सैनिकों ने अपने प्राणों को उत्सर्ग करके, अपने नकली बूंदी के दुर्ग की भी रक्षा करके, अपने बूंदी के दुर्ग की प्रतीक चिन्ह की रक्षा करके, अपने प्राणों को उत्सर्ग करके दिया। ठीक है, उसके बाद बूंदी राज्य के प्रति प्रेम भाव को किस प्रकार वर्णित किया गया है, जन्मभूमि के महत्व पर उदाहरण सहित संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो बूंदी राज्य के प्रति प्रेम भाव को दिखाया गया है, देखिए पेज नंबर 34 में
यहाँ पे दिखाया गया है कई लाइनों में कि नकली बूंदी भी हमें प्राणों से अधिक प्यारा है, ये वाला लाइन जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद हम ये लिखेंगे कि जिस जन्मभूमि की धूल में हम खेल कर बड़े हुए हैं उसका अपमान हम नहीं सहन कर सकते हैं। जहाँ मेवाड़ का जहाँ पे बूंदी का प्रश्न आएगा, उसके मान का प्रश्न आएगा, तो हम उसके लिए महाराणा की तलवार उनको वापस लौटा देंगे। ये लाइनें हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे जन्मभूमि के महत्व के बारे में उदाहरण सहित, ठीक है। अगला है, महाराणा ने चारनी से जो कहा था कि तुम और क्यों विकल प्राण को, बेचैन प्राण को और क्यों तकलीफ पहुंचा रही हो, तो क्या लिखा हुआ है, महाराणा क्यों दुखी है, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा के कारण इतना नरसंहार हुआ है, इतना बड़ा युद्ध हुआ जिसमें उन्होंने वीर सिंह जैसे देशभक्त वीर को खो दिया है और उनको अब अफसोस हो रहा है अपनी इस अविवेकी प्रतिज्ञा को लेकर। और किस कारण महाराणा ने बूंदी को अपने अधीन करने का निश्चय किया था, क्योंकि महाराणा लाखा का मानना था कि राजपूतों की छिन्न भिन्न असंगठित शक्ति विदेशियों का किसी प्रकार सामना नहीं कर सकती है और इसलिए उनको एक करके एक शक्ति को एक केंद्र के अधीन में रखना आवश्यक था और जो राजपूतों को एक सूत्र में गूंथ सकता था वो व्यक्ति जो था वो सिर्फ महाराणा लाखा ही था। इसीलिए वो चाहता था कि सभी राज्यों को अपने अधीन कर ले, ठीक है। लेकिन फिर जब युद्ध में वो हार जाता है तो उसके बाद उस हार का, उस पराजय का बदला लेने के लिए भी इस बूंदी को जीतना उनका ध्येय बन जाता है। इस लाइन को ज़रूर लिख दीजिएगा क्योंकि वो पहले वाला है या दूसरे वाला है यहाँ पे नहीं लिखा है। पहले वो बूंदी को अपने अधीन में क्यों करना चाहते थे सो नहीं पूछा नहीं गया है, सिर्फ यहाँ प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, बूंदी को अपने अधीन में करने का निश्चय क्यों किया। यहाँ नहीं लिखा गया कि पहले वो ऐसा क्यों सोचते थे और युद्ध के बाद क्यों सोचते थे। तो इसलिए आप दोनों यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि पहले वो एक शक्ति को एकत्रित करना चाहते थे इसलिए बूंदी को अपने अधीन करना चाहते थे और बाद में जब वो बूंदी से पराजित हो गए तो अपने पराजय का बदला लेना चाहते थे, इसलिए बूंदी को अपने अधीन करना चाहते थे। तो दोनों लाइनें लिख दीजिएगा, ठीक, दोनों कारण भी लिख दीजिएगा। किसकी वीरता ने महाराणा के हृदय के द्वार खोल दिए और आंख पर से पर्दा हटना, द्वार, हृदय का द्वार खोलना का क्या तात्पर्य है, तो वीर सिंह की वीरता ने महाराणा के हृदय के द्वार खोल दिए। हृदय के द्वार खोलने का मतलब होता है स्वीकार करना और क्यों ऐसा लिखा गया है ये मैंने यहाँ लिख दिया है। और आंख पर से पर्दा हटने का मतलब होता है वास्तविकता को समझ सकना, तो उसका भी अर्थ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद है प्रश्न ग का उत्तर मैंने पूरा लिख दिया है। वीर जाति को अधीन करने की अभिलाषा को पागलपन क्यों कहा गया है। और आखिरी है जो उसका उत्तर मैंने नहीं लिखा क्योंकि हमने इसको पहले ही डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों को प्रश्नोत्तर समझ में आ गया होगा, नहीं तो फिर से मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। और इससे पहले जो मैंने आप लोगों को लाइव क्लास के लिए कहा है उसको ध्यान रखिएगा और साथ ही ये भी मुझे बताइए कि क्या मैं बोलकर आपके प्रश्नोत्तर करवा दूं तो मेरे लिए बेहतर होगा और आपके लिए भी अच्छा रहेगा। इसके अलावा एक और बात कि आप में से अगर कोई हिंदी या संस्कृत के ट्यूशन लेना चाहते हैं तो बेझिझक मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी भी डाल दूंगी। तो फिलहाल बाय बाय, परीक्षा की तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर।